नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी के बयान पर मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे लेकर भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ये बहुत घटिया, घिनौना और आपराधिक कृत्य था। संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा, और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिम्पल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूं। और ऐसे मामले में एफआईआर होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग भी है और इसका हम लोग समर्थन। वहीं अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। आपको बता दें कि सत्र से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिक्षा, किसान, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने की बात कही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि हजारों स्कूल बंद हुए, शिक्षक पद खाली हुए और गरीब, दलित, पिछड़े बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने किसानों की समस्याओं, खाद महंगाई और कर्ज माफी का मुद्दा भी उठाया। सपा ने कहा कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। तभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, हम सब लोग रामायण मेला कराते थे। रामायण मेला का बजट होता था चित्रकूट में और अयोध्या में। इन पात्रों को जो कलाकार हैं, समाजवादी सरकार बनने पर इन कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी हिंदुस्तानियत की परंपराओं को जो बढ़ावा देते हैं, जो भाईचारा, जो बंधु राष्ट्र बनाने के पक्ष में है, ऐसे कलाकार और ऐसे लोग, बुद्धिजीवी कोई भी होगा, उन्हें हम लोग सम्मान राशि से जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समाजवादी सरकार में यश भारती हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो शायर रहे हों, चाहे वो कवि रहे हों, चाहे वो कलाकार रहे हों, चाहे खिलाड़ी रहे हों, चाहे संस्कृति से जुड़े हुए लोग रहे हों, उन सबको सम्मान राशि दिया करते थे। भविष्य में हमारी हिंदुस्तानियत तहजीब को बढ़ाने के लिए, उन परंपराओं को बढ़ाने के लिए अगर हमें सम्मान राशि तय करनी पड़ेगी तो इन कलाकारों के साथ उनको भी सम्मान राशि देने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम गूंज की तैयारियों का जायजा लिया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गौतम ने केंद्र सरकार पर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा महंगी हो गई है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और राम मंदिर चढ़ावा जांच एजेंसियों के इस्तेमाल और कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि बसपा के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से उन्होंने इंकार किया है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, एक बात बताइए, जब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की कंप्लेंट दी गई तो मुकदमा दर्ज करने में 20 दिन लगे। तो अब यहाँ एकदम तुरंत एफआईआर क्यों? क्या यहाँ की पुलिस बीजेपी के हाथों में खेल रही है? क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रही है? क्या सारी जांच एजेंसियों को विपक्ष को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो अब देश जवाब देगा। अब डर खत्म हो चुका है लोगों का। जिस तरह जैन जी सड़कों पर आया है, उन्होंने सरकार को बता दिया कि आपने जितना डराना था डरा लिया,
अब टाइम इस देश की जनता का आने वाला है और आपको भुगतना पड़ेगा। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की कार्रवाई के बावजूद उनकी पार्टी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का पुनर्निर्माण कराएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक कारणों से इस संस्थान को निशाना बना रही है। अखिलेश यादव ने जेनजी के विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए युवाओं की आवाज को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दों को सुनना और उनका सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। सरकार ठेके पे चली जाए तो नहीं, अब हमने मन बदल लिया है, ना हमारे पास पैसा है, हम जेपीएनआईसी को नहीं लेंगे, जिसको लेना है ले ले। नया जेपीएनआईसी बनाएंगे, नई जगह पर बनाएंगे जहां पर समाजवादी लोगों का और बड़ी संख्या में जो समाजवादी लोगों का योगदान रहा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, उन सब का मिलकर के एक बढ़िया कार्यक्रम और म्यूजियम बनाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें सनातन विरोधी बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में साइकिल की जीत होगी और पार्टी सरकार बनाएगी। बीजेपी ने भी सपा और संभावित गठबंधनों पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे उनकी चुनावी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच खटपट देखने को मिल रही है। वहीं एनडीए एकजुट होकर अखिलेश यादव पर हमले कर रहा है। वहीं योगी कैबिनेट में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव पर तीखे हमले भी जारी हैं। राजभर ने एक्स पर लिखा कि अखिलेश यादव जी, ये क्या देखना पड़ रहा है मित्र, ले देकर आपको एमवाई ही वोट देता है। आजकल इन्हीं में रार छिड़ गई है और आप चुप बैठे हैं। पता है ना बलरामपुर में क्या हुआ? अरे यादव जी को मुल्ला जी ने कूट दिया, पता तो होगा ही, लेकिन आप तो एम के सामने झुके हुए हैं, बोलेंगे कैसे? बोलिए मित्र बोलिए। पिटने वाला आपका स्वजातीय है, यदुवंशी है, और पीटने वाला मुल्ला जी। बलरामपुर में प्रतीक यादव, मनीष यादव और आलोक यादव के साथ पीड़िए हो गया, यानी पीट देगा अल्पसंख्यक। भीड़ ने सरेआम इन तीनों यदुवंशियों को बेरहमी से पीट दिया है। मुस्लिम वोटों के छिटकने के डर से आप चुप्पी साध लिए, ये ठीक नहीं है। अखिलेश जी, सनातन विरोधी तो आप पहले से ही हैं, कम से कम अपने जाति के तो सगे हो जाइए। राजभर अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बता रहे हैं और मुस्लिमों का हितैषी। वहीं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अलग ही सियासत चल रही है, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अखिलेश यादव को अपने बयानों से घेर रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी सपा को गठबंधन का ऑफर दे रहे हैं। हालांकि सपा का दावा है कि 2027 में अखिलेश बीजेपी को हराने वाले हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर सपा और एआईएमआईएम का गठबंधन होता भी है तो भी बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दल लगातार समाजवादी पार्टी पे 5,000 सवाल उठाता है, उन पर 5,000 कमियां ढूंढता है, वही दल गठबंधन की भी बात करता है। समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, जिस तरह से 2024 में हराया था, और 27 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगी। सपा कांग्रेस इकट्ठे रहे तो और एक अलग अलग रहे तो भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी मोर देन 50% मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी मजबूती और ताकत के साथ काम कर रही है। एक एक बूथ, एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता तक रीच बनाने का, अपनी ओर आकर्षित करने का लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से काम कर रही है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाकर अखिलेश यादव हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एनडीए का कुनबा अखिलेश को सनातन विरोधी बता रहा है। कुल मिलाकर कहें तो यूपी में सियासी फाइट अब दिलचस्प हो गई है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सावन शुरू होते ही शिव भक्ति में डूबा माहौल, हर तरफ गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। जी हां, मेरठ में शिवाजी चौक पर पुलिस ने कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया, जहां श्रद्धालुओं को भोजन, पानी और जरूरी सुविधाएं दी गई।
आपको बता दें कि कांवड़ियों ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों की सराहना भी की। श्रद्धालुओं ने मेरठ पुलिस की सेवा भाव की भी तारीफ की है। बता दें कि पुलिसकर्मी सुरक्षा के साथ साथ कांवड़ियों की मदद करते नजर आए हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए लगातार व्यवस्थाएं बनाए रखने की बात कही है। देखिए हमारे संवाददाता अली मेहंदी की खास रिपोर्ट। होते ही जो सड़कें हैं वो भगवा रंग में रंगनी शुरू हो गई हैं। कल सावन का पहला सोमवार है और लगातार शिव भक्त जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त मेरठ में है। मेरठ में आप देख सकते हैं ये कितने शिव भक्त इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो एक भंडारे में मौजूद है। ये भंडारा मैं आपको बता दूं पुलिस के द्वारा लगाया गया है। पुलिस का जो मानवीय चेहरा है वो सामने देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो लगातार शिव भक्त की सेवा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं लगातार शिव भक्त की सेवा में लगे हुए हैं। हरिद्वार से लेकर पूरा मेरठ तक इसी तरीके से लगातार ये जो पूरे कैंप है लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से और लगातार कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। आपको दिखाना चाहूंगा कुछ तस्वीरें यहाँ पर कांवड़ी मौजूद है। लगातार मुख्यमंत्री खुद प्राथमिकता है कि जो शिव भक्त है उन्हें किसी तरीके की कोई भी परेशानी ना आ पाए और अपने कर्तव्य की ओर आराम से। मैं कुछ शिव भक्तों से यहाँ बात करना चाहूंगा किस तरीके से उनका सफर रहा, कहाँ से वो कहाँ तक जा रहे हैं और क्या उनकी मनोकामना रही। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये शिव भक्त यहाँ मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा कि मेरे साथ कुछ शिव भक्त हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बोले पिछली साल तो नंबर 1 व्यवस्था थी, ठीक है। इस बार की व्यवस्था ऐसी है, व्यवस्था तो सही है, व्यवस्था बढ़िया, प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था अच्छी है। लेकिन ये जो गाड़ियां निकल रही है ना, ये व्यवस्था एक खराब है। बस इसको और सही करो, या तो गाड़ी वालों का रास्ता बंद करो या तो भैया इन गाड़ी वालों को यहाँ से निकालो। देखिए बताया बोलो ने कि कुछ ना कुछ व्यवस्था अभी तक जो है वो थोड़ी जो चल रही है उसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। मेरे साथ कुछ और बोले हैं। बोले क्या नाम है आपका? नन्नू। कहाँ से आए हैं? हम आए जी खरगोदा। कहाँ तक जाएंगे? खरगोदे जाएंगे। क्या मनोकामना लेकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर आप निकले हैं? चले जाइए, हमारा काम बढ़िया चलेगी। जैसी तैयारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, क्या मानते हैं कि आपको तैयारी की गई उनकी तरफ से? अच्छी तैयारी देखो क्या क्या होती है तैयारी में कोई भी तरीके से अभी तक कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत। अच्छी तैयारी है। देखिए जो मेरे साथ में है शिव भक्त उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अच्छी तैयारी की जा रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। मेरे साथ में कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर देखो महिलाएं भी यहाँ पर इसमें कैंप में मौजूद है, उनसे बातचीत करना जानेंगे हम। क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। बस बच्चे घर में सुख शांति रहे। जो तैयारी की गई है ठीक है। देखिए लगातार लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि तैयारी अच्छी है हर तरीका। नाम है आपका? जी मेरा कार्तिक नाम है। कहाँ से आए? दिल्ली से। तैयारी है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या कुछ तैयारी है? बहुत ही अच्छी है, ऐसा मेरे को कहीं पे भी देखने को नहीं मिला अभी तक जैसा यहाँ पे है। जी बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है। बिल्कुल, हम क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा कर रखा उन्होंने। देखिए लगातार लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि काफी अच्छी तरीके से तैयारी की गई है। काफी लोग यहाँ पर शिव भक्त जो हैं वो मौजूद हैं जो अपने अपने कर्तव्य की ओर निकलेंगे, यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो लगातार कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए। यहाँ पर बहुत से जो छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, सभी लोग यहाँ पर इस टाइम जो कैंप में मौजूद हैं। ये पुलिस की तरफ से कैंप लगाया गया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश भगवान शिव की शक्ति में सरोकार है। लाखों शिव भक्त कांवड़ियों की पवित्र यात्रा अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इतनी विशाल धार्मिक यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएससी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और आधुनिक कंट्रोल रूम के माध्यम से यात्रा पर लगातार नजर रखी जा रही है। ट्रैफिक डायवर्जन रूट और प्लान और आपातकालीन सेवा को भी पहले से सक्रिय रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं की जो यात्रा है वो सुरक्षित और सुगम बनी रहे। मेरठ जनपद की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये महत्वपूर्ण जिला कांवड़ यात्रा का
प्रमुख मार्ग माना जाता है। यहाँ जिला प्रशासन और मेरठ पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रमुख कांवड़ मार्ग पर पुलिस की लगातार गश्त, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी, ट्रैफिक प्रबंधन और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए चिकित्सा, पेयजल और अन्य आवश्यक जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सभी पर विशेष ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की समावानी तैयारी का उद्देश्य यही है कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थापित माहौल में संपन्न हो। प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है कि सभी श्रद्धालु जो है निर्धारित मार्ग पर, निर्धारित जो उनके मार्ग है उसी का ही पालन करें, यातायात नियमों का सम्मान करें और अपनी सौदाई बनाए रखे हुए और इसी यात्रा को पूर्ण करें। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहदी। वहीं प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय पुजारियों और कांवड़ियों की चिंता बढ़ गई है। बढ़ते जलस्तर के कारण घाट पर धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और स्थानीय लोगों की नजर नदी के जलस्तर पर बनी हुई है। ये सावन का महीना चल रहा है और ये दशाश्वमेध घाट है और इसमें ब्रह्मा जी दशाश्वमेध यज्ञ किए थे। और रही बात गंगा मैया की, तो गंगा मैया धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ज़्यादा ना बढ़े नहीं तो पूजा पाठ कराने में थोड़ा दिक्कत होती है। बस दिक्कत हो जाती है जब पानी ज्यादा हो जाता है। पानी ज़्यादा हो जाता है तो जगह कम हो जाती है, बहुत सा ज़्यादा हो जाता है जी, काफी दिक्कत होता है। काफ़ी दिक्कत होता है। क्या नाम? हरिओम की। इस समय तो जल बहुत धीमे धीमे जल बढ़ रहा है और अधिक जल जब बढ़ जाता है तब हम लोगों को भी परेशानी होती है। यात्रियों को जो यहाँ सावन महीने में कंवरिया आते हैं उनको भी बहुत परेशानियाँ होती है और हम लोग माँ गंगा से ही प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा अपने स्थान पर भी यहाँ कुछ दिन 10 दिन और बनी रहें, उसके बाद से जल तो स्तर बढ़ेगा ही। और अभी हम लोग का यही कामना है कि माँ गंगा ऐसे ही बनी रहे। वहीं सीतापुर के सकरन ब्लॉक की ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय में बिजली कनेक्शन के लिए वर्ष 2022 से 23 में निर्धारित शुल्क जमा होने के बावजूद 3 साल बाद भी विद्युत विभाग ने कनेक्शन नहीं दिया। बता दें कि प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह के अनुसार विद्यालय में आज तक बिजली की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है और आपको बता दें कि फिर भी जुलाई 2026 तक 40,000 से ज्यादा का बिल भेज दिया गया है। बिजली न होने से भीषण गर्मी में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को पेड़ों के छाए में पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। और वहीं आपको बता दें कि मामले में विभागीय कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस ने चोरी हुई 99 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। बता दें कि बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि सर्विलांस टीम और विभिन्न थानों की संयुक्त कार्रवाई से ये सफलता मिली है। मोबाइल चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यूपी और बिहार से जुड़े मामलों का खुलासा किया है। बता दें कि मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और एसपी कार्यालय पहुंचे मोबाइल मालिकों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगे भी चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए अभियान जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो जनपद में विभिन्न अलग अलग थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा जो शिकायतें दर्ज की जाती रही हैं, जिसमें मोबाइल गुमशुदगी की सूचनाएं रहती हैं, एक तो CIR पोर्टल पर भी इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाती है। उसके अलावा विभिन्न तिथियों पर विभिन्न थानों में व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं मोबाइल गुमशुदगी के संबंध में, उसी में अभियान चला करके हमारे सर्विलांस इंचार्ज जनपद कुशीनगर और विभिन्न थानों की टीम द्वारा संयुक्त प्रयास से लगभग 99 मोबाइल ये बरामद किए गए हैं जो विभिन्न कंपनियों के हैं। इनकी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए है और ये आज बरामद करके इन सभी जो उनके ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको ये सुपुर्दगी में दिए जा रहे हैं। वहीं महाराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पोखरी में नहाने गए 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। उनके साथ मौजूद एक युवक ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे। बता दें कि काफी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकालकर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा ले जाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। देखिए हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल की ये खास रिपोर्ट। महाराजगंज जिले में पोखरे में नहाने गए 3 मासूमों की दर्दनाक मौत ने जिले को झकझोर के रख दिया है। दरअसल पूरी घटना महाराजगंज जिले के कोठीबार थाना क्षेत्र के मीराबाई नगर वार्ड नंबर 25 स्थित निर्माणाधीन पोखरे की है। बताया यह जा रहा है कि 4 किशोर पानी में नहाने जा रहे थे। इसी दौरान पानी गहरा होने के कारण 3 किशोर पानी में डूबने लगे। मौके पर मौजूद साथी ने आसपास शोर मचाया और परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से तीनों किशोरों को पोखरे से बाहर निकलवाया गया और प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 किशोरों को मृत घोषित कर दिया है। वही किशोरों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।